मतलब 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप पीआईबी न्यूज को देखे हैं, उसको फटाफट समराइज करते हैं। समराइज करने से पहले एक लाइक आप जरूर मुझे दे दो, इससे मेरा मोटिवेशन दुगना होता है। चलिए, सबसे पहले अ, इंडिया और ब्राजील के बीच में बात हो रहा है, और इंडिया को हो सकता है कि अब एक्सेस मिले इन मर्कोसुर ग्रुप। ये मर्कोसुर ग्रुप क्या होता है ये समझो, ठीक है। ये कॉमन मार्केट है फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ईयू। देखो, जिस तरह से ईयू है, बहुत सारे कंट्रीज आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया है और वो आपस में अच्छे से ट्रेड करता है। जैसे कि नाफ्टा है ना, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज के लिए, और एशियान है, एशियान कंट्रीज के लिए। तो इस तरह से रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जहां पर क्या होता है कि एक रीजन का बहुत सारा कंट्री लोग आपस में मिल जाता है और वो आपस में ट्रेड का आदान प्रदान करता है बिना कोई टैरिफ का। फाइनेंस कैपिटल इधर उधर से आराम से भेज सकता है बिना कोई प्रॉब्लम का। तो उसी तरह का एक ग्रुप बनाया गया है कॉमन अमेरिकन कंट्री के द्वारा, उसका नाम है मर्कोसुर ग्रुप। ये जो मर्कोसुर ग्रुप है, इसके साथ अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा मिल रहा है। अगर इंडिया इसके साथ रहेगा तो मार्केट एक्सपेंड हो जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। तो मर्कोसुर ग्रुप और कुछ नहीं है, कॉमन मार्केट है फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। इसका मेंबर कौन कौन है? इसका मेंबर आप सिंपल याद कर लो, बापू। बी से हो गया ब्राजील, बोलिविया। ए से हो गया अर्जेंटीना। पी से हो गया पैराग्वे, और यू से हो गया यूराग्वे। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? यूराग्वे में ही है। 1991 में ये ग्रुप बना था। इसके बाद 1995 में कस्टम यूनियन बन गया। कस्टम यूनियन का मतलब कि ये जो ग्रुप है, ये बाकी कंट्रीज के लिए एक कंट्री बन गया है, एक कंट्री का ग्रुप बन गया है। तो बाकी कंट्रीज अगर मान लो कि कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, करना चाहता है, तो ये पूरा ग्रुप से ही ये परमिशन वगैरह लेगा, ग्रुप का ही टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये कस्टम यूनियन हो गया, तो कस्टम यूनियन बन गया था। अब ग्रुप में कोई भी डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन लेगा? तो इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया है, कॉमन मार्केट काउंसिल। इसके अंदर हर मेंबर कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर्स और इकोनॉमिक मिनिस्टर रहता है, जो कि आपस में एग्रीमेंट में लेकर के ही कोई भी डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। इसका प्रेसिडेंसी हर 6 साल में बदलता है, ठीक है। 2004 में मर्कोसुर ग्रुप और इंडिया ने एक पीटीए साइन किया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और अभी ब्राजील और इंडिया के बीच में काफी बातचीत हो रहा है, और एक दूसरे का वो लोग मार्केट को लेना चाहता है। जैसे कि साउथ अमेरिका में टेक्सटाइल फार्मा सेक्टर बहुत, मतलब उसका डिमांड है, और हम लोग के पास सप्लाई है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज कर पाए, वहां पर हम लोग मार्केट ले पाए, ताकि हम लोग अर्निंग ज्यादा कर पाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। ब्राजील वाला भी ये चाहता है कि इंडिया में डेयरी सेक्टर और मीट सेक्टर ये बहुत चल रहा है, तो वहां वो लोग भी चाहता है कि इंडिया में उसको एक्सेस मिले, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा न्यूज था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज देखते हैं। दूसरा न्यूज है सोर प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2025 में लॉन्च किया है सोर प्रोग्राम। सोर प्रोग्राम का फुल फॉर्म है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। एआई को लेकर के हमारा यूथ रेडी हो सके, इसीलिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई को बढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर पहले हम लोग टीचर को सिखाएंगे, और टीचर फिर आगे स्टूडेंट को सिखाएगा। तो टीचर को, स्टूडेंट को अभी हम लोग एआई सिखाना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो एआई को लेकर रेडी हो सके, और इन फ्यूचर डिमांडिंग जॉब में वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो हम लोग सोर मॉड्यूल लेकर के आए हैं फॉर टीचर्स, जहाँ पर 45 आवर का मॉड्यूल रहेगा, जहाँ पर हम लोग सिखाएंगे कि एआई क्या होता है, एथिकल एआई क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है। स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग 3 मॉड्यूल लेकर के आए हैं, 15 घंटा करके, ठीक है। पहला एआई है एआई टू एस्पायर, एआई टू अवेयर, मतलब समझो कि एआई क्या होता है, बेसिक समझो मशीन लर्निंग का, रिस्पॉन्सिबल एआई का समझो। फिर एआई टू एक्वायर, एआई का स्किल्स को एक्वायर करो, ठीक है, ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो पाओ इकोनॉमिकली। और साथ में एआई टू एस्पायर करो, ठीक है, कि आगे फिर आप करियर में ग्रोथ कर पाओ। तो 3 मॉड्यूल है। पहला, एआई के बारे में समझो, एआई के बारे में जानो, एआई को लेकर के अवेयर हो पाओ। दूसरा है एआई टू एक्वायर, एआई स्किल्स को लो, एआई टूल्स को सीखो। तीसरा, एआई टू एस्पायर, सेल्फ इकोनॉमिकली रिलायंट बन जाओ, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बन जाओ। वही यहाँ पर बोला है कि एआई अवेयरनेस को फैलाएंगे, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, और इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में एआई एआई का ग्लोबल लीडरशिप बनाएंगे, ठीक है। कुछ समय के बाद लॉन्ग टर्म में इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन जाए एआई को लेकर के, वो प्रोग्राम बात करता है, ठीक है। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, सेंसस हो रहा है फिशरीज सेक्टर के लिए, फिशरमैन के लिए। तो नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस हो रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, है ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये सेंसस में स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि ये पूरा जो सेंसस है ये डिजिटली कंडक्ट किया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन से ही डेटा इकट्ठा हो रहा है, ऑनलाइन से ही डिसाइड कर रहे हैं कि सेंसस कहाँ करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। साथ में जो सेंसस है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे कि टोटल फैमिली इनकम क्या है एक फिशरमैन का, होम ओनरशिप डिटेल्स क्या है, मतलब कि उसका कितना घर है कि नहीं है, कहाँ पर घर है,
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना है, सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी कहाँ से वो लोन वगैरह लिया है तो लिया कहाँ से। ठीक है, ये जो सेंसस ये 3 ऐप यूज कर रहा है। पहला है व्यास नव, नव मतलब नेविगेशन। यहाँ पर इस ऐप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा एरिया में जाकर के सेंसस करना रहेगा, कौन सा एरिया में जाकर सेंसस करना है, ये चीज चेक कर रहे हैं हम लोग व्यास नव ऐप से। नव का मतलब यहाँ नेविगेशन होता है। दूसरा है व्यास भारत, इस ऐप के थ्रू हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं डेटा, ये मेन डेटा कलेक्शन ऐप है। तीसरा है व्यास सूत्रा, सूत्रा के अंदर हम लोग प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कितना अभी काम हो चुका है, कितना चल रहा है, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक्स को फिक्स करना है तो इस ऐप के थ्रू हो जाता है। तो व्यास सूत्र, सूत्र मतलब धागा, ठीक है, जो कि बांधे रख रहा है किसको, इनोमिनेटर को, सेंसस कितना देर हो रहा है, प्रोग्रेस को, सब कुछ को, है ना। ये भी हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। देखो, अ, मधुमक्खी को रखने से बहुत बेनिफिट होता है, जैसे कि हनी बनाने में मदद करता है, शहद बनाने में मदद करता है। बी बी से बी वैक्स भी मिलता है, ठीक है, ये भी मेडिसिन के काम आता है, कॉस्मेटिक के काम आता है। रॉयल जेली मिलता है, ठीक है, ये मेडिसिन में काम आता है और सप्लीमेंट में काम आता है, फूड सप्लीमेंट में। पॉलन, पॉलन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। क्या होता है कि मधुमक्खी जो है ना, वो सारा फूल से पॉलन निकाल के लेके जाता है अपना छत्ता में, ठीक है। तो कभी छत्ता में लेके जाता है ना, इसीलिए शहद है, उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है। ये पॉलन में बहुत ताकत होता है। अरे जब ये ले जाता है तो ये पॉलन कहीं कहीं पे गिर जाता है, जहां पर वो गिरता है अगर वो भी फूल ही है तो वो फूल और बनेगा, और फूल और बनेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्रॉप्स का। तो इसीलिए बोलते हैं ये पॉलन लेकर जाता है, इसका बहुत बेनिफिट होता है। साथ में ये मधुमक्खी से हम लोग को प्रोपोलिस भी मिलता है, जो कि ग्लू का काम करता है, और मेडिसिनल बेनिफिट्स है इसका भी। तो इसका मतलब कि मधुमक्खी को पालने से बहुत बेनिफिट है। तो मधुमक्खी को हम लोग साइंटिफिकली पालने के लिए, इतना सारा बेनिफिट उठाने के लिए हम लोग मिशन लेकर के आए हैं, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था 2020-21 में। इसके बाद इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर 3 साल के लिए, तो अभी 2025-26 तक ये चलेगा। आउटले रखा गया है 500 करोड़ का, ठीक है। ये जो है 3 सेपरेट मिनी मिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होने वाला है। मिनी मिशन का मतलब कि छोटा छोटा मिशन है 3 गो। पहला मिशन है मिनी मिशन 1, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम लोग पॉलिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा है मिनी मिशन 2, ये है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब भी हनी कलेक्ट हो गया तो हनी का प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इस पे काम किया जाएगा। तीसरा है मिनी मिशन 3, इसमें हम लोग रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बेटर हनी क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, इस पर रिसर्च करेंगे। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजीज बनाएंगे ताकि हनी का क्वालिटी अच्छा बन पाए। इसके बाद रीजन स्पेसिफिक स्पीसीज देखेंगे कि अलग अलग जगह में किस तरह का मधुमक्खी है रहता है, रीजन स्पेसिफिक देखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पर वर्ल्ड का जितना यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग रैंकिंग दे रहे थे। वहां से आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अभी हम लोग देख रहे हैं एशिया के लिए, एशिया के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आगे है, नहीं है, कितना रैंक पे आता है, ये देखने के लिए ये रैंकिंग आया है। तो क्यूएस एशिया ने 4 इंडिकेटर को इस्तेमाल किया है टू जज द यूनिवर्सिटी, टू इवेल्युएट द यूनिवर्सिटी। 4 एरियाज कौन कौन सा है, 4 इंडिकेटर कौन कौन सा है। पहला रिसर्च एंड डिस्कवरी, यानी क्या यूनिवर्सिटी रिसर्च करता है, अगर करता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका रिसर्च आउटपुट का। दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के, क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन क्या है। तीसरा ग्लोबल एंगेजमेंट, जो भी यूनिवर्सिटी है क्या उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, क्या इंटरेस्ट रखते हैं, क्या इंटरनेशनल फैकल्टीज आते हैं, वो भी देखते हैं। चौथा एम्प्लॉयबिलिटी, वहां से पढ़ने के बाद इंटरनेशनल जॉब मिलता है या फिर नॉर्मल जॉब भी मिलता है, ग्रेजुएट को जॉब आउटकम क्या मिलता है। ये तो ये 4 एरियाज पे देख करके हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं। एशिया के अंदर टॉप 5 कौन कौन सा है, पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, तीसरा है नानियोंग टेक यूनिवर्सिटी सिंगापुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इंडिया का बात करते हैं, इंडिया में सबसे टॉप पे है आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक है 59। तो टॉप 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, 59 में है सीधा। फिर 64 में है आईआईएससी बेंगलोर, 70 में है आईआईटी मद्रास, 71 में है आईआईटी बॉम्बे और 77 में है आईआईटी कानपुर। टोटल 7 है यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 के अंदर आया है। आगे बढ़ते हैं, देखो आधार एनरोलमेंट के लिए आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइसेस को देखे होंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर्स,
उसके बाद फिर एक आइरिस सेंसर था। तो ये सब जो डिवाइसेस है वो इंडिया में नहीं बनता है, ठीक है। साथ में जो एल्गोरिदम यूज करते हैं हम लोग आधार के सिस्टम में, वो भी फॉरेन फर्म्स के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो सिस्टम है जो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करना पड़े, इंडिया में ही बन जाए। तो इसके लिए ये स्कीम आया है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ये स्कीम जो है, इसके अंदर यूआईडीएआई जो है स्टार्टअप्स को, इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्री के लोगों को सबको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है और बोल रहा है कि आपस में आप लोग काम करो और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजीज बना दो जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट हो सके, हम लोग को इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। 5 फोकस एरियाज पे काम हो रहा है, जिसका 5 फोकस एरियाज आप याद कर सकते हो बैडएस के नाम से। बी से हो गया बायोमेट्रिक डिवाइस, ए से हो गया ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, डी से हो गया डेटा प्राइवेसी, ए से हो गया एआई और एस से हो गया सिक्योर आइडेंटिटी एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, यहाँ हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के लिए मतलब कुछ बातें कहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसका थीम क्या है, मतलब कंडक्ट कराया गया था। थीम क्या है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसमें कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। पहला अनाउंसमेंट है डंप साइट रिमीडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो डंप साइट है जहां पर हम लोग कचरा डालते हैं वो डंप साइट को खत्म कर दें बाय सितंबर 2026। कैसे करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि जो लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग है इसके लिए हम लोग 550 रुपया पर टन रुपया देंगे, गवर्नमेंट देगा। ठीक है, साथ में हम लोग ऐसे डंप साइट को टारगेट कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है, और ऐसा डंप साइट जहां पर जो वेस्ट है वो 45,000 मैट्रिक टन से ज्यादा है। ठीक है, तो इन एरियाज पे टारगेट करके हम लोग डंप साइट को खत्म कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2026 तक हम लोग जीरो डंप साइट कर देंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट खोला गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर, जहां पर लोगों को स्किल दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्ड करवाया जा रहा है कि किस तरह से आपको स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद एक अमृत एंथम लॉन्च हुआ है जल ही जननी के नाम से। ठीक है, आखिर में एक अर्बन इन्वेस्ट विंडो भी रिलीज किया गया है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी अर्बन सिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर इनको इन्वेस्ट करना हुआ तो ये कर सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, चलिए ये भी न्यूज हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीएलएफएस यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका क्वार्टरली डेटा आया है जुलाई से लेकर सितंबर मंथ का, तो उसको समझते हैं। यहाँ 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 55.1% है, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसका 55.1% या तो काम कर रहा है या तो काम खोज रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.2% लोग जो है वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली में काम कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 5.2% आउट ऑफ लेबर फोर्स, यानी जो भी काम कर रहा है या फिर करना चाहता है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड रह गए, 5.2%। इसके बाद कुछ ट्रेंड भी देखा गया है, उसको भी देख लो। लेबर मार्केट में वुमेन जो है वो एक्टिवली ज्वाइन कर रही है, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, कितना है 33.37%। इसके बाद ज्यादा वुमेन जो है वो काम कर रही है, सिर्फ खोज नहीं रही है, काम कर रही है, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ वुमेन ये भी बढ़ा है। रूरल एरियाज में सेल्फ डिपेंडेंट लोग बढ़ गए हैं, यानी कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। और अर्बन एरियाज में टर्सरी सेक्टर ग्रो किया है, टर्सरी सेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। पीएम जो है वो भूटान गए हैं, वहां पर कुछ आउटकम्स निकला है। 4,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भूटान को दिया जा रहा है। साथ में भूटान के अंदर 1,020 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है। साथ में भूटानीज टेम्पल के लिए वाराणसी में एक लैंड ग्रांट दिया गया है, यानी अब वाराणसी के अंदर एक भूटानीज टेम्पल बनेगा, उसके लिए लैंड दिया गया है। इसके बाद 3 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब साथ में रहते हैं, जैसे कि जंगल जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं। ट्राइबल का मतलब ह्यूमन भी है, वहाँ एनिमल भी है और प्लांट भी है, तो उस तरह का एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। जब सरकार बोलता है कि इस तरह का कोई रिजर्व बना देते हैं बायोस्फीयर का जहां पर कोई भी परेशान नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसमें से 13 को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस किया गया है
पहले तो ये समझो कि वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड का मतलब होता है जहां पर भी बारिश गिर रहा है, तो बारिश का पानी जहां पर भी गिरता है, मान लो पेड़ के अंदर गिरा है, ठीक है, जंगल में गिरा है, या फिर कोई हिल एरिया में गिरा है, ठीक है, या फिर कहीं पर गिरा है, कोई वैली में गिरा है, तो ये सबको बोलते हैं वाटर शेड एरिया, जहां पर वाटर शेड हो रहा है। ये सारा वाटर को हम लोग चाहते हैं कि एक जगह में लेकर के आए और एक जगह में इसको स्टोर करें। तो सॉइल भी यहाँ पर कंजर्व होगा और साथ में हम लोग का ये भी कंजर्व होगा, वाटर भी कंजर्व होगा, क्योंकि हम लोग का मोस्ट ऑफ द एरियाज, एग्रीकल्चर एरियाज रेन फेड होता है। बारिश की वजह से ही हम लोग का सिंचाई हो रहा है, नहीं तो सिंचाई नहीं हो पाएगा। और बारिश का तो आपको पता है, इंद्रदेव का तो आपको पता है। तो इसीलिए हम लोग एक कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पर ये बात किए हैं कि हम लोग किस तरह से वाटरशेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वाटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट के अंदर इनोवेशन डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डाल सकते हैं, ठीक है। वाटरशेड महोत्सव मनाया गया जहां पर हम लोग पब्लिक को अवेयर किए हैं कि वाटरशेड कॉम्पोनेंट क्या है ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। मिशन वाटरशेड रिवैलिटाइजेशन क्या है? एक है वाटरशेड महोत्सव, इसके अंदर हम लोग पब्लिक को अवेयर किए हैं। दूसरा है मिशन वाटरशेड रिवैलिटाइजेशन, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग जो भी सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस करवा रहे हैं और रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सोसाइटी में जिसको भी जरूरत है उसको हम लोग फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है और वो बहुत वल्नरेबल है, जैसे कि कोई विडो है, गरीब है और विडो है, गरीब है और ओल्ड एज है, गरीब है और डिजेबल है, गरीब है और उनके घर में ब्रेड विनर का डेथ हो गया है, तो उस सिनेरियो में उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो 9,652 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया गया है। बेनिफिट कैसे दिया जाएगा? बैंक ट्रांसफर किया जाएगा और किसको दिया जाएगा? ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट करेगा, उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 5 सब स्कीम है, 5 सब स्कीम के अंदर बेनिफिट पहुंचता है। एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, शॉर्ट में कहते हैं इसको वृद्धा पेंशन। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसको बोलते हैं हम लोग विधवा पेंशन। तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। फिर है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। पहला स्कीम जो है वृद्धा पेंशन, उसके अंदर पर मंथ पैसा मिलता है। अगर एज 60 से 79 के बीच में है तो 200 रुपया पर मंथ। अगर कोई 80 साल के प्लस है तो उसको 500 रुपया पर मंथ। अगर कोई विधवा हो गई है तो वो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत अगर उनका एज 40 से लेके 79 के बीच में है तो 300 रुपया पर मंथ, और 80 प्लस एज है तो 500 रुपीज पर मंथ। अगर कोई डिजेबल है और वो गरीब भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको कितना मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंदर? अगर उनका एज 18 से लेकर 79 के बीच में है तो 300 रुपीज पर मंथ, 80 प्लस है तो 500 रुपीज पर मंथ। अगर मान लो कि ऐसा हाउस होल्ड जो कि बहुत गरीब है और उनका ब्रेड विनर मर गया है, जिसका एज 18 से लेकर 59 साल के बीच में था, तो उस फैमिली को वन टाइम असिस्टेंस मिलता है 20,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला है वृद्धा पेंशन के अंदर, अगर यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिला है तो अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर आपको फ्री में राशन दिया जाएगा, व्हीट या फिर राइस। 10 kg फूड ग्रेन्स आपको दिया जाएगा, व्हीट या फिर राइस, ठीक है, पर मंथ पर बेनिफिशियरी, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव कुंभ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए कॉन्फ्रेंस किए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर मतलब कि इसके अंदर क्या आ गया? ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव जो कि क्रेडिट देता हो। तो यहाँ हो गया अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इन लोग को मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसका थीम भी वही रखा गया है कि डिजिटल कर दो, मॉडर्नाइज के नाम पे डिजिटल कर दो, सब कुछ डिजिटल तो करो पहले। तो डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज, ठीक है। हाईलाइट्स इसका है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग अगले 5 साल में प्लान बना रहे हैं ताकि हम लोग मॉडर्नाइज कर सकें और डिजिटलाइज कर सकें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को और अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज को, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का टारगेट है कि मिनिमम 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना ही चाहिए इन एवरी सिटी, जो कि 2 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो विद इन 2030 तक हर एक सिटी जहां पर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा का है वहां पर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना ही चाहिए। साथ में 2 ऐप लॉन्च हुआ है। एक है सहकार डिजी पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है फॉर कोऑपरेटिव बैंक, जिसके माध्यम से रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो सकेगा।
दूसरा है सहकार डिजिटल लोन्स। ये एक ऑनलाइन लेंडिंग सोल्यूशन है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हेल्प करेगा टू सैंक्शन, प्रोसेस और मॉनिटर लोन्स डिजिटली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने समराइज भी कर दिया एक से लेकर के 9, 1 से लेकर 10 नवंबर तक का। सबसे पहले वाइब्रेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन लोग दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है और ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट, CSR ESG सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इसके अंदर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उन लोग को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं अबाउट CSR, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। CSR का मतलब तो आपको मालूम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ESG का मतलब भी मालूम है आपको, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब मालूम है। यानी कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखा रहे हैं कि CSR का क्या महत्व है, ESG का क्या महत्व है, और किस तरह से आप बिजनेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो एजुकेशन होता है, इसके अंदर हम लोग CSG, ESG, CSR और सस्टेनेबिलिटी को ऐड करके सिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं और लीडरशिप रोल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। 6 मंथ का ये प्रोग्राम होने वाला है। 22.5 घंटे का एकेडमिक सेशन होगा जहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, और 18 घंटे का फील्ड वर्क होगा जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट एजुकेशन जो होता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो होता है, उसके अंदर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, CSR, ESG, सस्टेनेबिलिटी, और लास्ट में फिर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाइब्रेंट प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए इसका टैगलाइन भी दिया गया है, चेंज मेकर्स ऑफ टुडे, लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ऐसे एक्सपोर्टर जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है ताकि वो और एक्सपोर्ट कर पाए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम आया है, ये स्कीम आया है। सरकार बोल रहा है कि 100% गारंटी देगा सरकार, ताकि एक्सपोर्टर को लोन मिल सके आसानी से, और वो आसानी से अपना प्रोडक्शन कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। जो भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको बोला गया है कि आप टोटल ऑफ 20,000 करोड़ एडिशनल लोन आप दे सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, उसका 100% गारंटी सरकार ले रहा है। ठीक है, तो बैंक्स आर अलाउड टू गिव एडिशनल लोन अप टू टोटल ऑफ 20,000 करोड़। एडिशनल लोन का मतलब नॉर्मल लोन जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, एडिशनल आप 20,000 करोड़ तक का लोन दे सकते हो इस एक्सपोर्टर को, स्पेशली MSME, उसका गारंटी सरकार दे रहा है। ये स्कीम के अंदर कहा जा रहा है। ये स्कीम अभी अप्रूवल हुआ है इसका, इसीलिए न्यूज में चल रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इस स्कीम को भी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी इसको अप्रूवल मिल गया है। 2 स्कीम को मर्ज करके ये स्कीम आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला स्कीम जो मर्ज हो गया है वो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ठीक है, 6 सालों के लिए 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक, यानी 6 सालों के लिए, और 25,060 करोड़ रुपया इस्तेमाल करके हम लोग एक्सपोर्टर्स का मदद करने वाले हैं। MSME, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर और लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए हम लोग हेल्प करने वाले हैं। इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर मतलब कि ऐसा सेक्टर जहां पर लेबर लोग काम करके एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे एक्सपोर्टर को हम लोग हेल्प करने के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम लेकर के आए हैं, है ना। ये स्कीम के अंदर 2 सब स्कीम है, एक है निर्यात प्रोत्साहन, एक है निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन का इंग्लिश को अगर देखा जाए ना, निर्यात प्रोत्साहन का इंग्लिश देखा जाए तो वो होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन, और निर्यात दिशा का मतलब कि एक्सपोर्ट डायरेक्शन। तो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के अंदर, और एक्सपोर्ट के लिए हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं निर्यात दिशा के अंदर। तो निर्यात प्रोत्साहन के अंदर हम लोग ट्रेड फाइनेंस को आसान बनाना चाहते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको आसानी से लोन मिल सके और कम दाम में लोन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन यानी इंटरेस्ट सब्सिडी भी आ गया, और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग भी आ गया। निर्यात दिशा के अंदर हम लोग नया नया जो एक्सपोर्टर है उनको सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से कंप्लायंस करना है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे करना है, और ग्लोबल रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट रेडी है कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा स्कीम हो गया, बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी अप्रूव हो गया। 2 स्कीम को मर्ज कर दिए हैं 6 साल के लिए। ये आया है 2025-26 से लेकर 30-31 तक। इसका आउटले रखा गया 25,060 करोड़ रुपया। इसमें हेल्प हम लोग को देंगे, MSME को, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को, 2 तरीके से, 2 सब स्कीम के थ्रू। निर्यात प्रोत्साहन जिसमें हम एक्सपोर्ट फैक्टरिंग देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन का फैसिलिटी देंगे। दूसरा निर्यात दिशा, इसके अंदर हम लोग मार्केट रेडीनेस पे काम करेंगे कि कोई भी एक्सपोर्टर मार्केट रेडी है कि नहीं है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो सपोर्ट करेंगे, कंप्लायंस में असिस्टेंस देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जल संचय जन भागीदारी। तो यहाँ पर हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए
अवार्ड दे रहे हैं। जो भी वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो वैसा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग चुन रहे हैं और वैसा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। तो ये है जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुर्मू ने इनको, सॉरी, प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा गड्ढा उड्ढा अगर किसी ने कोड़ा है तो उनको अवार्ड मिल रहा है। तो जल संचय जन भागीदारी, जल को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ये प्रोग्राम चला जाया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अवार्ड दिए। तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, फार्मर्स का, यूथ का, कॉर्पोरेट्स का, और 3C पे फोकस किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंदर। CSR कि CSR का पैसा लगना चाहिए स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लगना चाहिए, और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, टारगेट भी सेट किया गया था कि जो जनरल स्टेट्स है वहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10,000 स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिनिमम 3,000 स्ट्रक्चर, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिनिमम 10,000 स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड, क्वालिटी ऑफ वर्क, इम्पैक्ट ऑफ वर्क, CSR इंप्लीमेंटेशन, हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। 100 अवार्ड हम लोग दिए हैं, 5 जोन में बांटे हैं और 5 जोन में फिर अवार्ड दिए हैं। कौन सा स्टेट को बेस्ट अवार्ड मिला है? तो 3 स्टेट है बेस्ट परफॉर्मर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अलग अलग जोन बनाया गया है, तो 5 जोन बनाया गया है। ठीक है, नदर्न जोन, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, हिली स्टेट्स। ठीक है, तो ये 5 जोन बना है, उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद है नेशनल वाटर अवार्ड। यहां पर था जल संचय जन भागीदारी अवार्ड, यहां पर है वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड के अंदर हम लोग अवार्ड देते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को जो कि अच्छा काम किया है इन वाटर कंजर्वेशन। अब वो कोई सा भी स्कीम में हो सकता है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ इसी इनिशिएटिव के अंदर हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। यहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव में अगर आपने अच्छा काम किया है, वाटर कंजर्व करने के लिए इनोवेशन किया है, तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो नेशनल वाटर अवार्ड भी प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा दिया गया है फॉर इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन। डिस्ट्रिक्ट्स आर अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस एनी एक्टिविटी, एनी स्कीम, एनी इनिशिएटिव। ये 6th एडिशन है, पहला एडिशन 2018 में आया था, इसको याद रखना आप। फर्स्ट एडिशन 2018 में आया था। इस एडिशन में, 6th एडिशन में 46 अवार्ड दिया गया है 10 कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर 3 बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। इससे पहले वाला में कौन था? TCR, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और यहाँ कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। यहाँ पर भी 5 जोन में डिवाइड किया गया है, नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट। यहाँ पर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको रीड कर लेना आप। इसके बाद है ब्रैप यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024। ये एक स्कोर कार्ड है जहां पर हम लोग स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दे रहे हैं कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बिजनेस को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, बिजनेस को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो DPIIT एक लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स लेकर के आता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है स्टेट्स को। अगर वो स्टेट ठीक से इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग बेस्ट परफॉर्मर्स बोल रहे हैं, फिर उनको रिकॉग्निशन भी मिलता है। ठीक है, ये काम है। तो ये जो है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, इसमें 25 रिफॉर्म एरिया को इवेल्युएट किया गया है और फिर कैटेगराइजेशन किया गया है। तो टॉप अचीवर्स कौन निकल के आया है अक्रॉस रिफॉर्म स्टेट, वो यहाँ बताया गया है। तो जो 5 एरियाज में, 5 रिफॉर्म्स एरियाज में अच्छा काम किया है वो है उत्तराखंड और पंजाब। जो 4 एरियाज में बेटर काम किया है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वो 3 एरियाज में जो काम किया है उसके बारे में बात किया गया है। 2 रिफॉर्म एरिया में जो कि टॉप अचीव किया है उसके बारे में बात कहा गया है, और एक एरिया में, एक रिफॉर्म एरिया में जो बेटर परफॉर्म किया है उसका भी नाम लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये 5 एरिया वाला और ये 4 एरिया वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन भी किए हैं कि कौन सा स्टेट कौन सा कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी एक्स ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पर डेवलपिंग बिजनेस सिस्टम है, यानी बिजनेस सिस्टम उतना डेवलप नहीं किया, अभी डेवलप कर ही रहा है। दूसरा कैटेगरी है कैटेगरी वाई, जहां पर स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है जो कि बहुत अच्छा से अपने बिजनेस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। उसके अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन है, एक है फास्ट मूवर जो कि इंप्रूवमेंट कर रहा है, एक एस्पायरर जो कि इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, ट्राई कर रहा है सिर्फ। ठीक है,
तो फास्ट मूवर में गुड इंप्रूवमेंट कर रहा है ऐसा स्टेट्स जिसका कि बिजनेस सिस्टम स्टेब्लिश हो गया है, यही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डीपीडीपी रूल्स 2024-25 आया है। ठीक है, डीपीडीपी रूल्स समझिए। डीपीडीपी रूल्स क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। आपका पर्सनल डेटा बहुत सारा एप्स, बहुत सारा वेबसाइट कलेक्ट करता है, तो कैसे रखता है, कहाँ रखता है, डेटा को ब्रीच कर देगा तो, आपका पर्सनल डेटा लीक कर दिया तो इसके लिए रूल्स बनाया गया है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। कि जो भी कंपनी आपका डिजिटल पर्सनल डेटा लेता है तो वो किस तरह से उसको कलेक्ट करता है, क्या बिना परमिशन का कलेक्ट कर लेता है, किस तरह से उसको यूज करेगा, वो डेटा को किस तरह से यूज करेगा, वो डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, और किस तरह से उसको सेफ रखेगा, इसके लिए रूल्स बनाया गया है। 2023 में एक्ट आया था, डीपीडीपी एक्ट, मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट। उसके लिए भी रूल्स आया है 2025 में। ये जो रूल्स है ये बेस्ड है सरल अप्रोच पे। सरल अप्रोच क्या है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सरल का फुल फॉर्म है सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड एक्शनेबल। तो एस से सिंपल, ए से एक्सेसिबल, आर से रैशनल, ए से एक्शनेबल, एल से कुछ नहीं है। ठीक है। 7 प्रिंसिपल है, कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी। एक बोर्ड भी बनाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कॉम्प्लायंस को देखेगा कि कंपनी कॉम्प्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या डेटा ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और अगर डेटा ब्रीच करता है तो पेनल्टी लगेगा। अगर वो सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पाता है तो 250 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। अगर वो डेटा ब्रीच कर देता है और इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, साथ में चिल्ड्रन का डेटा भी वायलेट कर रहा है, तो उस केस में 200 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। और कोई दूसरा वायलेशन कर रहा है अंडर दिस एक्ट तो 50 करोड़ का उसको पेनल्टी लग जाएगा। और कुछ की फीचर है कि जब भी आपसे डेटा लिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपसे डेटा लिया जा रहा है। साथ में आपको ये बोला भी जाएगा कि वो डेटा को कहाँ वो यूज करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा आप दे दिए हैं, अब आप एक्सेस हटाना चाहते हैं तो आप एक्सेस हटा भी सकते हैं। ठीक है। साथ में रिमूवल भी आप ले सकते हैं कि हमको डेटा आपके पास रखना ही नहीं है। हर एक कंपनी को जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो डेटा फिड्यूशरी है, उसको एक कॉन्टैक्ट आदमी का देना पड़ेगा, एक आदमी को कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। डेटा ब्रीच अगर होता है तो टाइमली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है। साथ में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसमें 4 मेंबर रहेगा जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है तो आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट दिस बोर्ड। कहां पर? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, टीडी सेट के पास। ठीक है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ आप कर सकते हैं। कुछ सिटीजन का राइट के बारे में बात हुआ है, जैसे राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट, राइट टू नो हाउ डेटा इज यूज्ड, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन। ठीक है। मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, स्पेशल मेंशन फॉर चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। चलो, इसके बाद अक्टूबर का डेटा आया है, सीपीआई डेटा आया है, यानी इन्फ्लेशन का डेटा मिला है, और पीआरएफएस डेटा भी है। तो सीपीआई डेटा देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन 0.25% है अक्टूबर में। ठीक है। ईयर ऑन ईयर का बात हो रहा है, यानी लास्ट ईयर अक्टूबर में और इस ईयर अक्टूबर में 0.25% का इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर, बहुत कम है। टॉप 5 स्टेट जहां पर इन्फ्लेशन हुआ है, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु। फूड इन्फ्लेशन जो है वो अभी कम हो गया है, इन्फ्लेशन है ही नहीं, इनफैक्ट डिफ्लेशन हो गया है, -5.02% का। ठीक है। अक्टूबर का पीएलएफएस का बात करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.4% है, यानी कितने प्रतिशत लोग जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो 55.4% लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं या फिर करते हैं। ये जो एलएफपीआर है ये 6 मंथ का हाई पे है अभी। ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने प्रतिशत लोग जो कि काम कर रहे हैं एक्चुअली में, 52.5%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट ऑफ लेबर फोर्स कितना है, 5.2%। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फसल बीमा योजना के अंदर 2 चीजों को हम लोग ऐड किए हैं, पहले ऐड नहीं था। पहला क्या है, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक। वाइल्ड एनिमल अगर अटैक करता है तो आपका फसल बर्बाद हो जाता है। उसके लिए पहले आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, अब मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि फार्मर्स को विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी लॉसेस हुआ है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है पैडी इंडेंटेशन, इसको भी अभी री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया 2018 में, फिर इसको ऐड कर दिया गया है। पैडी इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका फसल है उस पर अगर पानी भर गया है और आपका फसल बर्बाद हो गया है, तो पहले ये इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ करता था, अब हुआ करता है। मतलब पहले हुआ करता था, 2018 में हम लोग हटा दिए थे। क्यों? क्योंकि 2018 पे हम लोग ये समझे ना कि जो
किसान है वो क्या करता है, अपने से ही पानी भर करके पूरा खेत को भर देता है पानी से, सबमर्ज कर देता है पानी से, अब बाद में फिर इंश्योरेंस का पैसा ले लेता है। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था, क्योंकि डिफिकल्ट था वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अभी इसको वापस रिंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है, दोनों इवेंट जो है वो लोकलाइज रिस्क के अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, लोकलाइज रिस्क का मतलब होता है कि कोई कोई एरिया में ही ये रिस्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 आया है। ये क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कोडिंग सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देखो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग एक कोड देते हैं। क्यों देते हैं, अगर कोड देंगे ना तो हम लोग डेटा एनालिसिस कर पाएंगे, डेटा ठीक से कलेक्ट कर पाएंगे, जीडीपी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम लोग एक कोड डिसाइड करते हैं। पहले ये कोड 5 डिजिट का होता था, अब ये 6 डिजिट का कोडिंग होता है। अगर ये 6 डिजिट का कोडिंग होगा, इसका मतलब कि हम लोग कैटेगराइजेशन को और डिटेल कर दिए हैं, ईजी कर दिए हैं। तो इससे जो है हमारा जीडीपी कैलकुलेशन और प्रिसाइज हो पाएगा, सर्वे डेटा कलेक्शन और आसान हो पाएगा। ठीक है, ये जो हम लोग रिवीजन किए हैं, ये रिवीजन किए हैं, तो ये रिवीजन को ओवरसी किया गया है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी फॉर द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। और जो भी यहाँ पर रिवीजन हुआ है, 5 कोडिंग स्ट्रक्चर से 6 कोडिंग स्ट्रक्चर में चले गए हैं, ये अलाइंड है विद ISIC रिवीजन 5 डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है, चलो इसके बाद ट्रेड डेटा भी आया है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर का डेटा है यहाँ पर। एक्सपोर्ट $491.8 बिलियन हुआ है, इंपोर्ट हुआ है $569.6 बिलियन। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, चाइना, यूएई है, और इंपोर्ट सोर्सेस चाइना, यूएई और हांगकांग है। उसी तरह से अक्टूबर महीना का भी डेटा दिया गया है। ठीक है, रीड कर लो आप। इसका कुछ शॉर्ट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज को रीड कर लेते हैं और फिर हमारा एंड हो जाएगा। इसमें बहुत सारा शॉर्ट न्यूज है, यहाँ पर जो हमने रेड में मार्क किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं रेड वाला समझाऊंगा आपको, बाकी आप रीड कर लेना। पहला है माइग्रेशन सर्वे। तो माइग्रेशन सर्वे प्रपोज किया गया है, अब ये सर्वे स्टार्ट होगा। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो प्रपोज किया है नेशन वाइड सर्वे ऑन माइग्रेशन, जो कि स्टार्ट होने वाला है जुलाई 2026 से लेकर के जून 2027 तक। ठीक है, इसके बाद इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो युवा एआई फॉर ऑल, इसको लॉन्च किया गया है, जो कि पहला कोर्स होगा, बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होगा, जो कि एआई कॉन्सेप्ट को सिखाएगा सिटीजन्स को। ठीक है, स्पेशली यूथ को सिखाएगा। इसके बाद जीएसटी पेविलियन को इनॉग्रेट किया गया है, जिसका थीम रखा गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी, सरल कर खुशहाल राष्ट्र। सरल कर यानी सिंपल टैक्स, खुशहाल राष्ट्र, हैप्पी नेशन। ठीक है, इसके बाद कोडेक्स रिप्रेजेंटेशन में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर एशिया रीजन। ठीक है, ये कोडेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये फूड स्टैंडर्ड को देखने वाला एक इवेंट होता है, जो कि WHO और FAO द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर एशिया रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेनजी पोस्ट ऑफिस खुल रहा है IIT दिल्ली कैंपस के अंदर इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद वाटर बजटिंग के लिए एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद GIZ इंडिया, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए, उसके बाद ये भी देख लो, वर्ल्ड फिशरीज डे, ये मनाया जा रहा है 21 नवंबर को। इसका थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें डिजिटल इनिशिएटिव फॉर PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, सरकार जो है वो अनाज खरीदती है फार्मर से, उसको एक वेयर हाउस में रखती है, फिर उस वेयर हाउस से धीरे धीरे करके जो गरीब लोग हैं उनको वही अनाज सस्ते दामों में देती है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा हुआ है, फूड ग्रेन्स रखा हुआ है, उस वेयर हाउस के लिए बहुत सारा डिजिटल इनिशिएटिव आया है। कौन लॉन्च किया है, गवर्नमेंट लॉन्च किया है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है भंडारण 360, ये एक ERP प्लेटफॉर्म है ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, यही सारा फूड ग्रेन्स रखता है। तो इस कंपनी के लिए एक ERP प्लेटफॉर्म आया है। ERP प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये कंपनी का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंपनी का सारा डिटेल एक ही जगह पे अवेलेबल होता है।
कि एचआर का काम कैसे हो रहा है, फाइनेंस का काम कैसे हो रहा है, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज हो रहा है, वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा हुआ है, मार्केटिंग कैसे हो रहा है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स जब एक प्लेटफॉर्म में आता है उसको बोलते हैं हम लोग ईआरपी प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, उसका नाम रखा गया भंडारण 360। दूसरा है स्मार्ट एक्जिम ए वेयर हाउस सिस्टम। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के समय में जो भी सामान आपका वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो वो सामान बहुत चेक के बाद गुजरता है, ठीक है, तब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। तो इसमें जो फंक्शन लगता है ये बहुत डिले का काम करता है। तो डिले को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फास्ट स्कैनिंग हो जाएगा, क्यूआर कोड के थ्रू स्कैनिंग हो जाएगा और स्मूथ गेट पासिंग भी हो जाएगा। तो ये सब काम हो रहा है हमारा स्मार्ट एग्जिम सिस्टम इनिशिएटिव के अंदर। इसके बाद है अन्न दर्पण। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एफसीआई जो है, इनके द्वारा ये डिजिटल डैशबोर्ड रिलीज किया गया है। ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर सारा का सारा डेटा रहेगा कि फूड ग्रेन्स कैसे हम लोग खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, किस दाम पे खरीद रहे हैं, फिर वो जो फूड ग्रेन्स है वो कहाँ स्टोर किया गया है, उसका सेल कैसे हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो सारा का सारा डेटा आपको एक डैशबोर्ड में मिलेगा। जो डैशबोर्ड बनाया गया है एफसीआई के द्वारा, उसका नाम है अन्न दर्पण। इसके बाद है आशा। आशा का मतलब कि अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सोल्यूशन। इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एआई सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है कि एआई इनेबल्ड कॉल में आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कितना, मतलब कैसा स्थिति आपको फेस करना पड़ा है। जो भी राशन बेनिफिशियरी होते हैं जिसको कम दाम में सब्सिडाइज रेट में मिलता है फूड फूड ग्रेन्स, तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं एआई इनेबल्ड फोन कॉल से अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में कि देखो अनाज का क्वालिटी खराब है, अनाज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आप समझ गए, आशा। अब अगला देखते हैं। देखो इंडिया जो है वो बहुत सारा हाईवे बना रहा है। हाईवे बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो पैसा खर्चा करने के लिए पहले जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करता था। अब वो चाहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लेकर के आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लेके आते हैं। यानी पब्लिक का पैसा वो लेना चाहता है। अगर पब्लिक का पैसा लेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा। तो एनएचएआई ने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है, ठीक है। एनएचएआई ने लॉन्च किया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है। म्यूचुअल फंड तो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये आपका पैसा खर्चा करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आपका लगाया है तो वहां से कुछ पैसा अर्न भी होगा, क्योंकि टोल टैक्स से कुछ पैसा कमाएगा। तो वो जो पैसा कमाएगा फिर वो आपको एज ए मिल जाएगा एज ए रिटर्न। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एनएचएआई ने ही एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि जो भी आपसे पैसा लिया जाएगा, कितना पैसा लिया जाएगा, उस पैसा को कहाँ पर खर्चा किया जाएगा, कौन सा हाईवे में पैसा लगाया जाएगा, रिटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए एक कंपनी को डिसाइड किया गया है। उसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर बहुत सारा बैंक्स जॉइंट होल्डर्स हैं, तो जॉइंट ओन करते हैं। जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, साथ में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और नाबी फील्ड भी आता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। कहानी समझते हैं। देखो इंडिया जो है वो फिश प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में, और फिश एक्सपोर्ट में 4 नंबर पे आता है। यानी इंडिया बहुत सारा फिश बनाता भी है और बेचता भी है। लेकिन हम लोग जहाँ बेचते हैं ना, उस वो जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वो मार्केट चाहता है कि फुल ट्रेसेबिलिटी उसको मिले। यानी उसको पूरा मालूम चले कि कोई फिश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इंडिया का किस कोने से आ रहा है, और जो फिश आ रहा है वो सेफ है कि नहीं, डिजीज फ्री है कि नहीं है। तो ये सब के लिए ना वो लोग डिमांड कर रहा है कि ट्रेसेबिलिटी आप लेकर के आओ। तो इसीलिए इंडिया जो है वो ट्रेसेबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि ट्रेस कर सके कि कोई फिश कहाँ से आ रहा है, वो फिश अच्छा है या खराब है वो भी बता सके, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, उसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। साथ में कुछ नया सिस्टम भी लेकर के आए हैं। पहले नया सिस्टम समझते हैं फिर पुराना सिस्टम समझेंगे, मतलब कि सारा सिस्टम एक बार समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई फिश पकड़ रहा है, ठीक है। जो फिश पकड़ रहा है वहां से लेकर के फिश आपका एक्सपोर्ट हो गया वहां तक, सब कुछ ट्रैक हो पाएगा, सबको आप ट्रैक कर पाओगे। ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम बनाए हैं जो कि ट्रैक करेगा कि मछली कहाँ पकड़ा जा रहा है, लैंडिंग मछली का कैसे हो रहा है,
प्रोसेसिंग हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रिटेल सेक्टर में जा रहा है। तो जो भी हम लोग जो क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट है, जहाँ से मछली पकड़ा जा रहा है, फिर मछली पोर्ट के अंदर आ रहा है, पोर्ट के अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, कहाँ पैकेजिंग हो रहा है, तो ये सब को हम लोग ट्रैक करेंगे यूजिंग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डिजाइन। ये न्यू है, ये फ्रेमवर्क न्यू आया है। कैसे हम लोग करेंगे भला? आईओटी सेंसर के थ्रू करेंगे, क्यूआर कोड के थ्रू करेंगे, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सारा ट्रैक कर लिए कि हम लोग का मछली आया, मछली पकड़े, मछली रखे। ठीक है, अब आगे का जो भी काम है वो हम लोग का ट्रैक होगा यूजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था, उसके थ्रू ही हम लोग आगे का ट्रैकिंग करते हैं। जैसे पहला है सफारी। सफारी के थ्रू एमपीडा सर्टिफिकेट जारी करता है कि जो भी श्रिम्प आपका एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जो श्रिम्प फार्मर्स है वो क्वालिटी सामान बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, है ना। रियल क्राफ्ट सिस्टम के थ्रू जो भी वेसल होता है वो रजिस्ट्रेशन कर पाता है। ठीक है, जो इसके बाद वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि वेसल को ट्रैक करता है रियल टाइम में कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। फिर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स है ताकि कोई भी डेटा टेम्पर ना हो सके। मतलब समझो, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट को पकड़े, जैसे फिश को पकड़े, फिश को लैंडिंग किए, फिश को प्रोसेसिंग किए, उसको ट्रैक कर लिए। वहां से आया सर्टिफिकेशन का बारी, फिर सर्टिफिकेशन हुआ, वहां से फिर अब किसी वेसल में जाएगा। जो भी वेसल में जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन तो कहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग रियल क्राफ्ट एक सिस्टम लेकर के आए हैं, वेब बेस्ड सिस्टम। उसके बाद वो वेसल जो है वो आगे बढ़ेगा, तो वेसल जहां जहां जाएगा उसका रियल टाइम ट्रैकिंग होगा यूजिंग वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये सिस्टम में कहीं पर भी टेम्पर ना हो जाए, डेटा को छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए टेम्पर प्रूफ हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेसेबिलिटी है। अगला देखते हैं। अभी 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये मनाया गया है। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया था? यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। इसके अंदर कुछ की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आप देख लो। सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है जो कि वुमेन्स का ज्यादा प्रॉब्लम्स को देखता है। ठीक है, दूसरा है डिजिटल शक्ति कैंपेन। डिजिटल शक्ति कैंपेन भी अ, इसी स्टैट्यूटरी बॉडी का एक कैंपेन है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये कैंपेन है जिसमें हम लोग वुमेन को सिखा रहे हैं साइबर सेफ्टी के बारे में, ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में, और रिपोर्टिंग कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, चाहे छोटा मोटा, जहां पर भी अगर वुमेन के साथ कोई भी हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसको बचाने के लिए पॉश एक्ट आया है। ठीक है, इसके अंदर एक मैंडेटरी इंटरनल कमिटी बनाना पड़ता है ऐसे वर्क प्लेस में जहां पर 10 से ज्यादा इंप्लॉइज है। ठीक है, इसके बाद जो पॉश एक्ट है इसमें आपको हेल्प पहुंचेगा अगर आपके साथ वर्क प्लेस में कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है। तो आप कंप्लेन कैसे करेंगे? कंप्लेन करेंगे यूजिंग सी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो भी वुमेन है उनको साइको सोशल फर्स्ट एड देने के लिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए एक स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन को बढ़ाया गया है ताकि मान लो कि छेड़छाड़ भी हो तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिले। ठीक है, ये भी है। इसका भारत जैन जैसे इंडिया का चैट जीपीटी कह सकते हैं, तो भारत जैन जो है वो इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये जो एआई सिस्टम है ये आपके बातों को समझ सकता है, ये अपना इनपुट जनरेट कर सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी कर सकता है, टेक्स्ट के थ्रू, स्पीच के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, इसको बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है बाय कंसोर्टियम लेड बाय आईआईटी बॉम्बे। इसमें कितना रुपया खर्च हो रहा है, कितना फंड दिया गया है? 235 करोड़, याद रखिएगा। इसमें 4 मॉडल है। परम वन जो कि टेक्स्ट बेस्ड एनालाइज करता है, रीडिंग, राइटिंग, समराइजिंग करता है यूजिंग परम वन मॉडल। दूसरा है श्रुतम जो सुनता है, वो आपका स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 22 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। सुक्तम ये टेक्स्ट टू स्पीच रखता है, मतलब आप टेक्स्ट दोगे तो वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका पत्रम, कोई भी डेटा अगर आप देते हो तो उसको एनालाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग पत्रम मॉडल। इस भारत जैन में हम लोग एक डेटा सागर बनाए हैं जहां पर सारे डेटा को फीड किए। ये जो डेटा है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेटा डिजिटल बैंक। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का कल्चर, लिव्ड रियलिटीज, लोकल डायलेक्ट्स, सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ताकि ये जो एआई है ये इंडिया को समझ पाए, इंडिया के लोगों को समझ पाए। ठीक है, फिर कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में कुछ ऐप बनाया गया है भारत जैन के आइडिया पे।
एक है कृषि साथी फार्मर्स के लिए, जहाँ पर फार्मर्स जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू बात भी कर सकते हैं। फिर ई वक्रय, इसमें क्या होता है कि एमएसएमई जो है कोई भी प्रोडक्ट का फोटो डालेगा, उसका डिस्क्रिप्शन उसको मिल जाएगा। इसको डॉक बोध में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डाला तो आप Q&A उससे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्मॉल अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल बिजनेस है, जैसे कि शॉप्स, छोटे छोटे दुकान, रिपेयर यूनिट्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और होम बेस्ड एंटरप्राइज। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा एंटरप्राइज है जो कि छोटा छोटा होता है, दुकानें हैं, रिपेयर यूनिट्स है, तो इनको हम लोग बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब एनएसओ जो है इसका क्वार्टरली डेटा इकट्ठा करता है ताकि इनके लिए बाद में पॉलिसी बनाया जा सके और इस सेक्टर को समझा जा सके, इनफॉर्मल सेक्टर को समझा जा सके। तो समझने के लिए ये डेटा लेकर के आया है। तो जुलाई से लेकर सितंबर मंथ का ये क्वार्टरली डेटा है। ठीक है, इसमें कहा गया कि 7.97 करोड़ इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एग्जिस्ट करते हैं अभी। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगा, यहाँ पर अनइनकॉर्पोरेटेड होगा। ठीक है, ठीक कर लेना। इसके बाद 12.86 करोड़ लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं इस इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी छोटे छोटे दुकान, रिपेयर सेंटर। ठीक है, उसके बाद फिर होम बेस्ड एंटरप्राइज। जितने भी वर्कर हैं इस सेक्टर के अंदर, उसमें वर्किंग ओनर्स कितने हैं, 59.98, यानी ऑलमोस्ट 60% ओनर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। हायर्ड वर्कर कितने हैं, 25.91% हायर्ड वर्कर है। ठीक है, 6.9 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जो कि अर्बन एरिया में भी मतलब काम कर रहे हैं। तो रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ग्रो किया है 5.29%, वर्कफोर्स भी ग्रो कर रहा है 7.2% से। वुमेन का पार्टिसिपेशन का बात करें 28.7% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट वुमेन के द्वारा आ रहा है। 38.99% एंटरप्राइज जो है अभी इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, ये डेटा था। इस पर अगला देखते हैं, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 आया है। एक मिनट। ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी लाइफ स्टॉक है, यानी कि जो भी कैटल्स, बफेलो, पोल्ट्री, शिप्स, मतलब जो भी ऐसा लाइव स्टॉक है उसका डेटा भी ले रहे हैं। साथ में हम लोग मिल्क, मीट, एग, ऊल कितना इसका प्रोडक्शन करते हैं एनुअली, उसका भी डेटा दे रहे हैं। ये डेटा को देने से क्या बेनिफिट होगा, डेटा मिलेगा तो हम लोग स्कीम लेकर के आ पाएंगे लाइव स्टॉक के लिए। इंडिया में जो लाइव स्टॉक है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इन रूरल इनकम। रूरल इनकम में लाइव स्टॉक बहुत मैटर करता है। डेयरी ग्रोथ में मिल्क प्रोडक्शन हम लोग का इंडिया बहुत करता है, तो उसके लिए भी हम लोग का लाइव स्टॉक सेक्टर बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एंड जीडीपी, मीट सेक्टर में भी इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, तो मीट भी कहाँ से मिलेगा, लाइव स्टॉक से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइव स्टॉक है इसका डेटा बहुत जरूरी है। इसका डेटा के लिए ही ये स्टैटिस्टिक्स आया है, एनएसओ इसको लेकर के आया है। ये जो डेटा, ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स, ये दो डेटा को कंबाइन करके लाया गया है। इसके अंदर दो चीज का डेटा दिया है, एक लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा है जिसमें कैटल्स, बफेलो, पोल्ट्री, शिप्स, इसका काउंटिंग रखा हुआ है। दूसरा इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे का भी डेटा है। इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे जो है ना, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसमें एनुअल प्रोडक्शन देखा जाता है चार चीजों का, मिल्क का, मीट का, एग्स का और ऊल का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है उसका डेटा यहाँ पर आया है। ठीक है, दो जगह से डेटा लिए हैं, क्लियर। अब डेटा में है क्या क्या वो समझ लो। ठीक है, तो मिल्क, मीट, एग्स और ऊल। तो रैंक ऑफ प्रोडक्शन, दुनिया में इंडिया का कितना रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फर्स्ट। इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट, फोर्थ। इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, सेकंड। यानी पूरे दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है एग्स के मामले में, एग्स का प्रोडक्शन के मामले में। फोर्थ नंबर पे आता है मीट का प्रोडक्शन के मामले में, और मिल्क का प्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट रैंक में आता है। टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन 247.8 मिलियन टन। पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना होता है, 485 ग्राम पर डे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीट कितना होता है, 10.5 मिलियन टन। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्स कितना होता है, 149.11 मिलियन। बिलियन, बिलियन हम लोग का एक बनता है। ठीक है, और उल का बात करें 34.57 मिलियन केजी बनता है प्रोडक्शन। टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं मिल्क का प्रोडक्शन में, टॉप 5 स्टेट यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। मीट के केस में वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एग के केस में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। और उल के केस में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश।
टॉप 5 स्टेट जिसका अभी हम लोग जिक्र किया, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो मिल्क का प्रोडक्शन में ये लोग कंट्रीब्यूट करता है 54.09%, मीट के केस में 57.55%, एग्स के केस में 64.37% और ऊल के केस में 85.98%। ठीक है, क्लियर है, डेटा ही था। ठीक है, इसके बाद एनएसओ जो है वो जीडीपी का कुछ एस्टीमेट लेकर के आया है, एक क्वार्टरली एस्टीमेट लाया है और एक हाफ ईयरली एस्टीमेट लाया है। यहाँ डेटा दिया गया है, रियल जीडीपी, रियल जीवीए, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीवीए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नॉमिनल जीवीए है, तो इसमें कौन सा सेक्टर है जो कि ज्यादा ग्रोथ किया है? तो टर्सरी सेक्टर 9.2% ग्रोथ किया है, सेकेंडरी सेक्टर 8.1% ग्रोथ किया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% ग्रोथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च किया है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड आरईपीएम। आरईपीएम क्या होता है पहले ये समझो और फिर समझेंगे कि ये स्कीम क्या है। आरईपीएम का मतलब क्या है? रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, देखो ये जो मैग्नेट होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है पूरी दुनिया में और ये बहुत यूजफुल है। इससे ईवी बनता है, मतलब ईवी में ये यूज होता है ये मैग्नेट। विंड टर्बाइंस में भी ये मैग्नेट यूज होता है, स्मार्टफोन में ये मैग्नेट यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, डिफेंस सिस्टम में यूज होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में नहीं बनता है। तो इंडिया का डिमांड भी बढ़ रहा है और इंडिया में हम लोग बनाते भी नहीं है। इंडिया का डिमांड 2030 तक डबल हो जाएगा, आरईपीएम का डिमांड 2030 तक इंडिया में डबल हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं। तो हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए ये लेकर के आए हैं, ये स्कीम लेकर के आए हैं। इस स्कीम में हम लोग का कहना है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हम लोग 6000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आउटले रखे हैं इस स्कीम के अंदर 7280 करोड़, 750 करोड़ रुपया देंगे हम लोग कैपेसिटी बनाने के लिए और 6450 करोड़ रुपया देंगे हम लोग सेल पे इंसेंटिव। ठीक है, 7 साल तक ये चलने वाला है। पहला 2 साल जो है वो कैपिटल बनेगा, ठीक है, और अगला 5 साल हम लोग सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। ठीक है, 5 बेनिफिशरीज को चुना जाएगा जिनको हम लोग 1200 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी देंगे। ये 5 बेनिफिशरी कैसे सेलेक्ट होगा? थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टैक्स रैम्प्स, ये एक स्कीम आया है। ठीक है, ये स्कीम क्यों आया है? देखो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना वो बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ग्रो करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने देखा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि इनोवेशन यहाँ पर है नहीं और जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो आउटडेटेड प्रोसेस है और डेटा सिस्टम भी है नहीं। देखो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको हमेशा से ग्रो करने के लिए हम लोग का हम लोग के पास इसका पूरा डेटा रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग डेटा को देख करके ये समझ पाए कि कितना काम करना है, कहाँ पर काम करना है, कैसे हम लोग और बढ़ सकते हैं आगे, है ना। दूसरा, रिसर्च एंड इनोवेशन पे करना पड़ेगा। अगर रिसर्च एंड इनोवेशन पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो लॉन्च किया है टैक्स रैम्प्स टू इनहेंस रिसर्च, इनोवेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये स्कीम लाया है, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। 305 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होगा और ये FY 26 से लेकर के 31 तक के लिए लॉन्च हुआ है। इसका 5 कंपोनेंट है। पहला, रिसर्च एंड इनोवेशन। स्मार्ट टेक्सटाइल बनाओ, ऐसा टेक्सटाइल बनाओ, ऐसा कपड़ा बनाओ, ऐसा टेक्सटाइल बनाओ जिसका वैल्यू हो। ठीक है, दूसरा, जो भी प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो उस प्रोसेस को एफिशिएंट करो, ऑटोमेट करो। डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोसिस, जो डेटा है उसको आप कलेक्ट करो, क्योंकि अभी डेटा कलेक्टेड नहीं है तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो रोबस्ट डेटा इकट्ठा करो ताकि आप एम्प्लॉयमेंट एसेस कर पाओ, सप्लाई चेन को मैप कर पाओ और इंडिया लेवल का डेटा आपके पास रहे। तीसरा है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये भी एक डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि सारा डेटा रखता है टेक्सटाइल सेक्टर का, जिससे कि आपको पॉलिसी मेकिंग में आसानी होता है क्योंकि आपके पास पूरा एविडेंस है कि क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप कर पाते हो और स्कीम का प्रोसेस प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर पाते हो। इसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए भी एक कंपोनेंट है, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम। इसमें हम लोग नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और वर्कशॉप करा रहे हैं। इसके बाद अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि डिसरप्टिव आइडिया के साथ आया है, उसको हम लोग स्टार्ट सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनोवेशन और स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे। बस ये था इस स्कीम के अंदर। इसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, उसको भी कवर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा शॉर्ट न्यूज़ है।
जो रेड करके मार्क किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आपको देखना है, बाकी आप रीड कर लेना है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक न्यू ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में आया है विथ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर के आपस में पार्टनरशिप किया है, ताकि जो भी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ये तीनों कंट्री जो है आपस में कोऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद यूएन वुमेन जो है वो एमओयू साइन किया है विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि जो इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनको एक बूस्ट मिल सके, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का स्कोर है 162.4 इन अक्टूबर 2025, ये हर महीने आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा 8 इंडस्ट्री है ये आपसे पूछ सकता है। तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है एमओयू साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके फॉर डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 19th एडिशन हुआ है सूर्य किरण का। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके इसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में इंडिया री इलेक्ट हुआ है अंडर कैटेगरी बी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कि मैरीटाइम सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब जो समुद्र के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसमें कुछ इंडिया का से रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, जो कह रहे थे कि हमें साझा करनी चाहिए क्या मतलब जो वो नहीं है, इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अभी चेयरमैन बनने वाले हैं इंटरनेशनल आइडिया का 2026 में। ये इंटरनेशनल आइडिया क्या है? इंटरनेशनली ना 35 मेंबर नेशन आपस में मिल करके डेमोक्रेसी के लिए बात करता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, डेमोक्रेसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे अब इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। बस। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है फोर्थ एडिशन ऑफ नई चेतना इनिशिएटिव फॉर चेंज, ठीक है, अंडर डे एन एनआरएलएम स्कीम, ठीक है, नॉर्मल है। चलो, अब थैंक यू वाला तो मैंने यहाँ पर पेज ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ हमारा काम हो गया है, हम लोगों ने पूरा का पूरा पीआईबी डन कर दिया है, और हमारा पूरा का पूरा नवंबर का भी यहाँ पर डन हो गया। तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगा, तो मैं थैंक यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो आप एक लाइक जरूर दो, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरा मोटिवेशन दुगना करता है, और मेरे चैनल को भी एक वाइड ऑडियंस देता है, जो हमको हेल्प पहुंचाता है। तो लाइक आप कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, आपका एक एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, मैं आपका एक पॉजिटिव कमेंट को बहुत निहार कर देखते रहता हूँ, है। तो आप एक कमेंट करोगे समय निकाल करके, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले कंटेंट का फायदा आप उठा पाओ, ठीक है। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरे चैनल में कभी न कभी आना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं आप अभी सब्सक्राइब करके रखो। चलो, चलो हो गया, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू दिल से। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।